नमस्कार। न्यूज इंडिया एक बार फिर से हाजिर है अपना खास शो ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। आज इस खास बुलेटिन में हमारे हीरोज बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से। दोस्तों, पंजाब के रण की बात करें तो पंजाब का रण पूरे अफवान में है। आज कुछ टाइम बाद पंजाब में वोटिंग पड़नी है, यानी कि 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है, एक चरण में वोटिंग होनी है। आज पंजाब में सेंट्रल के कई लीडर आए हुए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी आज पंजाब में और राहुल गांधी आज पंजाब में। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आज लुधियाना में, जो कि सनती शहर, औद्योगिक नगरी कही जाती है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल रोड शो के साथ साथ कई सभाएं भी कर रहे हैं। आज वो लुधियाना में है और लुधियाना में उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। हालांकि पंजाब और पंजाब का वोटर किस रुख बैठेगा ये तो 20 फरवरी के बाद और जब 10 मार्च के बाद पता लगेगा। लेकिन इस टाइम अगर पंजाब की राजनीति की बात करें तो पंजाब में राजनीति पूरी गरमाई हुई है। हर बड़ा लीडर यहाँ आके पंजाब के जितने भी वोटर हैं उन्हें प्रलोभन दे रहा है और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लुधियाना से न्यूज़ इंडिया के लिए मैं अरविंदर सराला। उत्तराखंड में चुनावी शोर अब थम चुका है। तमाम राजनीतिक जो दल हैं अब राहत की सांस ले रहे हैं और तमाम गुड़ा भाग भी हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस इस बार उत्साह से लबरेज है। उसे ऐसा प्रतीत होता है, उसे ऐसा आभास हो रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। राजेंद्र शाह जी, क्या लगता है, अब तो चुनावी शोर थम गया है, लब्बो लवाब क्या रहा और क्या लगता है सरकार आपकी आएगी? देखिए, जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं, चाहे मैं पिथौरागढ़ से लेकर रामनगर की बात करूं, चाहे मैं बद्रीनाथ से लेकर कोटद्वार की बात करूं, चाहे मैं देहरादून से लेकर मंगरौर की बात करूं और चाहे मैं रामनगर से लेकर और आपके पूरे उधम सिंह नगर की उन 9 सीटों की बात करूं, इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस को पूरी जनता का समर्थन मिल रहा है और लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने महंगाई पर चोट मारी है वोट देकर। युवाओं ने बेरोजगारी को जो है पूरा मजबूती के साथ जो है कांग्रेस के साथ खड़े हुए, उन्होंने भी बेरोजगारी पर चोट मारी है। और इस बार जो माहौल है, मैं समझता हूं कि कम से कम 42 से लेकर 50 सीटें कांग्रेस प्रदेश में जीतने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार 10 मार्च को कांग्रेस बनाने जा रही है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस के तमाम ऐसे बागी नेता थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय भी टाल ठोकी उन्होंने कुछ नुकसान पहुँचाया होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर मैं यमुनोत्री की बात करूं, अगर मैं लाल कुआं की बात करूं, तो जहां पर शुरू में उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों में माहौल बनता गया कांग्रेस के प्रति, तो लोगों ने फिर ये सोचा कि फिर यहाँ वोट खराब करना बेकार है और सीधी लड़ाई में कांग्रेस को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। और उनका जो वोट पहले ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा वोट वो काटेंगे, बाद में धीरे धीरे अब वो तमाम वोट जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में आया और निश्चित तौर पर वहाँ भी हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। ये इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा या फिर कांग्रेस के प्रति जनता में विश्वास जगह है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विरोध नौजवानों का और माताओं बहनों का जो था वो बेरोजगारी और महंगाई पर उन्होंने फोकस किया। और जो झूठे वादे लगातार 2014 से लेकर और 2017 में भी किए, 2019 में भी किए, वो तमाम बातें जो है लोगों के दिमाग में घर कर गई थी कि ये कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं है। और कांग्रेस जब सत्ता में आती है वो जो कहती है वो करती है। ये बातें जनता के बीच में बहुत अच्छी तरह से समा गई थी, इसलिए जनता ने बहुत खुलकर कांग्रेस को वोट दिया। अच्छा शाह जी, हमने इस चुनाव में देखा है सेना की बात हुई, सैनिकों की बात हुई, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दे रहे। आपने एक अभियान उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 धाम 4 काम, ये तमाम जो वायदे किए हैं मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में वायदे किए हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी कितने वायदे पूरे होंगे? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जितने भी वादे हमारे मैनिफेस्टो में किए गए, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। और ये 2022 में उत्तराखंड में ये संदेश भी दिया जाएगा कि अब चुनाव जो भी उत्तराखंड में हो विकास के नाम पर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान फलानी यूनिवर्सिटी, कोई कह रहा है कि हिंदू मुसलमान, ये कोई चुनाव का मतलब। चुनाव आप बताइए, आपने, अब हम बताएंगे 2027 में कि 2022 से 27 तक अपने मैनिफेस्टो के कितने कामों को पूरा किया और कितने नए काम हमने किए हैं, उसको लेकर हम 2027 में जाएंगे। और हर राजनीतिक दल को अब उत्तराखंड में ये तय करना होगा कि काम के बलबूते पर भी आपको वोट मांगना होगा। ये तमाम बातें, झूठी बातें अब चलने वाली हैं नहीं।
राजेंद्र शाह जी, आप दशकों से उत्तराखंड कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं, आपका भी क्या आकलन कहता है? आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में थी, उसको कुछ लाभ होगा या फिर उसने कांग्रेस की जहां जहां परंपरागत सीटें थी वहां नुकसान पहुंचाया होगा? क्या आकलन कहता है आपका? नहीं, देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक क्षेत्रीय दल जो 79 से लगातार जो है जनता के बीच में था, जिसने राज्य आंदोलन की लड़ाई भी लड़ी, वो पहले 4 पर 2 में, फिर उसके बाद 3 पर, फिर 12 में 1 पर समाप्त हो गया और उसके बाद उस दल का नाम लेने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम लोगों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीयता की तरफ हम लोग जाते ही नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का खाता खुलना भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे। राजेंद्र शाह जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमने बात की उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह से, और साफ तौर पर 10 मार्च तक का इंतज़ार सबको करना पड़ेगा। और तमाम जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी ताल ठोकी है, शायद उन्हें भी अभी इस समय नींद नहीं आएगी जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते। हालांकि कांग्रेस में उत्साह है, कांग्रेस को लगता है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। चुनावी समर का आगाज हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां नामांकन कर चुकी हैं, लेकिन भाजपा ने 2 विधानसभा में अपने प्रत्याशी का पत्ता अभी नहीं खोला है। इस समय सेवापुरी विधानसभा के विधायक अपना दल एस के नीलरतन नीलू जी हैं। नीलरतन नीलू जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। चुनाव का समय चल रहा है। अगर मुझे हमारा एनडीए गठबंधन और हमारी पार्टी अपना दल और इस सेवापुरी क्षेत्र की जनता अगर मुझे दोबारा मौका देती है तो निश्चित तौर पर मैं जनता के बीच में आने का काम करूंगा। नीलरतन जी, अगर बात करते हैं सेवापुरी से, अपना दल एस ने 2017 में आप पे एक भरोसा जताया था और आपको टिकट देकर के यहाँ से विधायक बनाया, लेकिन अभी तक पार्टी ने पत्ता नहीं खोला है। इस पर क्या लगता है? देखिए, अभी तो नामांकन के लिए 2 दिन अभी समय है, कल और परसों। निश्चित तौर पर आज कल में कोई न कोई घोषणा हो जाएगी पार्टी की तरफ से, और पार्टी की तरफ से जो घोषणा की जाएगी, जिन लोगों का नाम दिया जाएगा, वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। और मैं निश्चित तौर पर जो भी हमारे प्रत्याशी सेवापुरी रोहनिया विधानसभा से आएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जिताने का काम करूंगा, क्योंकि मैं अपना दल का एक सच्चा कार्यकर्ता हूं, सच्चा सिपाही हूं, और स्थापना काल से इस अपना दल के झंडे के साथ हाथों में पकड़ करके मजबूती से चलने का काम किया। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि यहाँ से सपा के प्रत्याशी जो है सुरेंद्र पटेल ने कहा है कि कोई भी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ अगर कहा जाए तो सेवापुरी की जनता के साथ में छलावा हुआ है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन काशी की जनता इस बात को जानती है, साथ साथ सेवापुरी की सम्मानित जनता भी इस बात को जानती है कि पूर्व में जिन लोगों को यहाँ मौका मिला था, उन लोगों ने क्या किया। उन लोगों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, उन लोगों ने अपने जो है आसपास इर्द गिर्द जो उनके साथ घूमने वाले लोग थे, सिर्फ उन पर उन लोगों ने भरोसा किया। लेकिन हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे इस एनडीए गठबंधन ने सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके हर जाति धर्म के लोगों के लिए मजबूती से लग करके काम किया है, और उसी काम के दम पर, उसी के विकास के मुद्दे पे जो सर्वांगीण विकास इस सेवापुरी विधानसभा का हुआ है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में इस सेवापुरी विधानसभा में काम हुआ है। आप तो ये थे नीलरतन नीलू जी, जिन्होंने कहा कि 2022 का जो चुनाव हो रहा है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएंगी, और साथ ही साथ जो मुद्दा होगा वो विकास का मुद्दा होगा। और खुद नीलरतन नीलू जो है पूरी तरह से तैयार हैं, जनता का इन पर पूरा भरोसा भी है। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। हल्का देहाती से हमारे साथ
जसदीप निक्कू जी है जो आजाद प्रत्याशी है, बात करते हैं। हाँ जी निक्कू जी, आज आप डोर टू डोर कर रहे हैं, कैसा आपको ਹੁੰਗਾਰਾ मिल रहा है? ਦੇਖੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ ਦਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। जसदीप जी, आज आपके हलके में सिसोदिया जी आए हैं, डिप्टी सीएम थे, उन्होंने आज एक बयान दिया। वो बोल रहे हैं भी जो कांग्रेस और अकाली दल ने लूटा है पैसा, वो कहते हैं भी जितने भी वोटर आप उनसे पैसा ले लो पर वोट हमको दो। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 20 MLA ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆ ਝੂਠੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। सो ये थे आजाद प्रत्याशी जसदीप सिंह निक्कू। पटियाला से कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। जयपुर के अंदर आज विपक्ष यानी भाजपा एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन की बात है, रीट परीक्षा हाल ही में जो संपन्न हुई है उसकी जांच CBI से हो। लगातार बीजेपी इसके विरोध में है और गहलोत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इसकी जांच CBI से नहीं होगी। तस्वीरें आप देखेंगे, ये राजधानी जयपुर की है जहां पर हजारों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता वो यहां पर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। आज जो भाजपा कार्यकर्ता है वो विधानसभा कूच करने वाले हैं। इनकी मांग है कि हम विधानसभा कूच करेंगे और विधानसभा जाकर जो है प्रदर्शन करेंगे। लेकिन पुलिस जो है, जयपुर पुलिस यहाँ पर पूरे जाब्ते के साथ तैयार है और इनको 22 गोदाम सर्किल से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बाकायदा STF के जवान हैं, बाकायदा जयपुर पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इनको समझाइश किया जा रहा है। पुलिस भी नहीं चाहती कि कार्यकर्ताओं में और पुलिस में झड़प हो, लाठीचार्ज हो, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता उग्र दिखाई दे रहे हैं शायद पुलिस मजबूर हो सकती है। और तस्वीरें आप देखेंगे, जहां तक आपकी निगाहें जाएगी वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आपको दिखेंगे, जयपुर पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टकराव की जो स्थिति है वो बनती दिखाई दी जा रही है। सतीश पूनिया के नेतृत्व में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। जो राजेंद्र राठौड़ है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तो कह सकते हो कि बड़ा प्रदर्शन आज जो है यहाँ पर जयपुर के अंदर किया जा रहा है। देखना ये होगा कि क्या गहलोत सरकार इस प्रदर्शन से या विपक्ष की लगातार मांग से दबती है या नहीं दबती है। और ये हल्का जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और जो कार्यकर्ता है उनको खदेड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे झड़प की स्थिति यहाँ पर हो चुकी है और ये आप तस्वीरें देखें कि जो झड़प की स्थिति है वो यहाँ पर हो चुकी है। आप तस्वीरें देखेंगे किस तरह से पुलिस ने जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है ताकि कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे भेजा जाए। पुलिस नहीं चाहती, मैं लगातार बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस नहीं चाहती कि जो है वो कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हो, इसलिए पुलिस इनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें हैं जो आज आप देख रहे हैं। देखना ये होगा कि पूरे मामले में गहलोत सरकार CBI जांच कराती है या नहीं कराती है। बहरहाल इस मामले की जांच राजस्थान SOG कर रही है। पूरे मामले में अब तक 40 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी पर ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। ईडी ने मंगलवार सुबह मुंबई में डी कंपनी से जुड़े 10 ठिकानों पर रेड मारी, जिसमें से एक थाने में स्थित है। इन ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी है। उधर गैंगस्टर छोटा शकील का रिश्तेदार पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है और उसे हिरासत में ले लिया है। ईडी ने छापेमारी के दौरान गैंगस्टर सलीम रूट को हिरासत में लिया है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने इन जगहों से कई लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ईडी के रडार पर महाविकास अघाड़ी के कई मंत्री एवं नेता हैं। इनमें कुछ भगोड़े अपराधी भी शामिल है। दाऊद की डी कंपनी वसूली और हवाला कारोबार में सम्मिलित है।
दाऊद के ठिकानों पर रेड की यह कार्रवाई इतनी बड़ी है कि मुंबई में ईडी की सभी यूनिटों को रेड में लगाया गया है। प्रवर्तन निर्देशालय की एक टीम दाऊद की बहन हसीना पारकर के घर भी पहुंची है। संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की यह बड़ी कार्रवाई हो रही है। पारकर के घर पर ईडी की टीम जांच कर रही है। यहां से भी जांच एजेंसियों को कुछ कनेक्शन मिल सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। दाऊद के भगोड़ा घोषित हो जाने के बाद पारकर ही अंडरवर्ल्ड सरगना का कारोबार संभालती थी। ईडी ने दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची की संपत्ति को जब्त करने के बाद डी कंपनी के खिलाफ 2018 और 19 में जांच शुरू की। मिर्ची दाऊद का करीबी सहयोगी था। कहा जाता है कि मिर्ची ही भारत में दाऊद का ड्रग का बिजनेस संभालता था। साल 2013 में लंदन में उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र की राजधानी में लगभग 10 स्थानों पर तलाशी की जा रही है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून PMLA के अंतर्गत की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि एक नेता से जुड़े कुछ परिसरों पर भी छापा मारा गया है। उन्होंने कहा कि ईडी को प्राप्त कुछ खुफिया जानकारी और राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA द्वारा दर्ज प्राथमिकता के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ प्रेमलता मौर्य, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आज टोल प्लाजा पे जाम लगाया गया है। ये है पटियाला का टोल प्लाजा, त्रेड़ी जट्टा का ये टोल प्लाजा आप देख सकते हो, जहाँ पे जाम लगाया है स्कूलों ने। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्हों का कहना है कि स्कूल खोलो और स्कूल विद्या बचाओ। इनका जो नारा है स्कूल खोलो विद्या बचाओ, स्कूल बंद का विरोध कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं जो स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका जी? मैं भूपिंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन पंजाब। सर आज यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हो आप? पिछले दिनों सरकार ने निर्णय लिया कि 6th ऑनवर्ड स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन नर्सरी से 5th तक जो स्कूल हैं वो बच्चे 3 साल से घर में ही बैठे हैं। उनकी स्टडी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्कूल का मुँह ही नहीं देखा। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो नर्सरी से लेके 12वीं तक पूरी तरह से स्कूल खोलें, जैसे दूसरे राज्यों में सब कंप्लीटली स्कूल खुल चुके हैं। सरकार का क्या कहना है, क्यों नहीं खोल रहे स्कूल? हमें समझ नहीं आ रहा। सरकार स्कूलों में कोरोना का बहाना लगा रही है। आप देखो कि आज भी कितनी बड़ी बड़ी रैलियां, यहाँ पास ही राजपुरा में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, सुखबीर बादल साहब आ रहे हैं। तो राजनीतिक रैलियां बहुत बड़े बड़े इकट्ठ हो रहे हैं, लेकिन स्कूलों में कोरोना जो है उसका बहाना लगाकर वो स्कूल नहीं खोले जा रहे। बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है सर? स्कूल खोलने चाहिए जी, बच्चे बहुत परेशान हैं। स्कूल्स हर एडजॉइनिंग स्टेट में स्कूल्स खुले हैं, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, हर जगह पे सारे स्कूल्स खुले हैं नर्सरी ऑनवर्ड। बस एक पंजाब सरकार ही है, पंजाब स्टेट है। क्या यही स्टेट में कोरोना है? और किस स्टेट में कोरोना नहीं है बच्चों के लिए? सिर्फ जूनियर स्कूल ये खुले हैं। जूनियर बच्चों को तो ज़्यादा स्कूल आने की ज़रूरत है। उनकी कोई फिजिकल एजुकेशन, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बच्चों की। फ़ोन के आगे बैठ के बच्चे पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। उनकी आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेंटल उनकी एबिलिटी ख़राब हो रही है। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। सबकी पूरी कोशिश है, पूरी उम्मीद है, सारे पूरे अच्छी तरह पुरजोर चाहते हैं कि स्कूल जल्दी से जल्दी खोले जाए। इनका कहना है कि स्कूल जल्दी से जल्दी खोले जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे टोल प्लाजा, जो पटियाला के त्रेड़ी जेटा का टोल प्लाजा, उसको जाम करने की कोशिश की है स्कूल की तरफ से। और इनका ये कहना है कि जल्दी से जल्दी सरकार स्कूल खोले, क्योंकि रैलियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पर आप स्कूल नहीं खोल रहे। पटियाला से कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। ये विशेष ध्यान रखा जा रहा है बिल्कुल कि जो भी इलाके जहां धारा 7A अस्तित्व में है या कंट्रोल्ड एरिया अस्तित्व में है या और कोई शेड्यूल्ड रोड एक्ट इत्यादि अस्तित्व में है, वहां पे इस तरह का चलन ना हो। और संबंधित विभाग, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, सभी संबंधित से NOC लेकर उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन वगैरह करी जाए। जो आप मुद्दा बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में है। मेरे यहाँ पे आने से पहले का मुद्दा है, परंतु उस वक्त वो रिपोर्ट वगैरह कुछ तैयार होकर सरकार को भेजी गई थी। उसके ऊपर सरकार अभी जो भी एक्शन लेगी, वो जैसे ही एक्शन लिया जाएगा, मेरे ख्याल से आपकी नॉलेज में भी सब कुछ आ जाएगा। 63 मामले ऐसे बताए गए हैं सर रोहतक जिले के। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, बट यस, जो भी मामले हैं और जो भी लोग उसमें लिप्त थे किसी भी तरह की अनियमितता में, उनको सज़ा मिलेगी। और यही सरकार का मंतव्य भी था, और उसके ऊपर सरकार जब भी कार्रवाई करेगी तो आपको इतला जरूर मिलेगी।
सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के द्वारा लाख कोशिशों के बाद भी कोई न कोई घोटाला आखिर सामने आ ही जाता है। अभी इसी कड़ी में तहसील से जुड़ा एक घोटाला सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना काल में तहसील के पटवारियों और तहसील के अधिकारियों द्वारा ऐसी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई जो नोटिफाइड थी, यानी कि प्रतिबंधित थी। सरकार की मनाही के बावजूद भी ये रजिस्ट्रियाँ की गई। इसलिए हरियाणा के आधे से ज़्यादा जिलों में कई सौ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब देखना होगा कि ये जांच कहां तक पहुंचती है और ऊंट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन परविंद्र कौशिक के साथ रोहतक तहसील से न्यूज़ इंडिया के लिए मैं देवेंद्र शर्मा। ग्राउंड जीरो के हीरोज की खबर के बाद अब रुख करते हैं यूपी की सियासत का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के बख्शी के तालाब में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं आपको। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, विधायक आपका, सांसद आपका, लोक भवन में सरकार आपकी और दिल्ली में सरकार आपकी। तो ये तो डबल इंजन नहीं, ये 4-4 इंजन आपके विकास को इतनी गुना आगे बढ़ा देगी कि आपको विकास के लिए और गरीब कल्याण योजनाओं के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और इसी के लिए मैं विशेष रूप से लखनऊ की पहली सभा कर रहा हूं। आप क्या इस बात के लिए आश्वस्त होंगे कि 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बक्सी का तालाब के साथ ही उत्तर प्रदेश में 325 सीट से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मुझे बताइए, सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के बख्शी के तालाब विधानसभा इलाके में सभा को संबोधित कर रहे थे। बख्शी का तालाब विधानसभा भी इस बार बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कांटे की टक्कर है और इसलिए मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगा रखी है। चलिए यूपी के बाद पंजाब की सियासत की बात करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के पटियाला में राहुल गांधी की जनसभा हुई है। राहुल गांधी ने बीजेपी आप पर साधा निशाना और कहा कि जब भी बोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं। मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। और उन्होंने साफ साफ कहा कि आपको झूठे वादे सुनने हैं तो मोदी जी और केजरीवाल जी को सुन लीजिए, मैं झूठे वादे नहीं करता। मैं इस स्टेज से झूठे वायदे नहीं करूंगा। आप मुझे मतलब 24 घंटे बोलो राहुल जी, जाके झूठा वायदा कीजिए, मैं नहीं करूंगा। मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। झूठे वायदे सुनने हैं, बहुत सारे लोग आपको झूठे वायदे कर देंगे। मोदी जी हैं, बादल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, लिस्ट है। मुझे सिखाया गया है मुंह खोलने से पहले सोचकर समझकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। और एक और बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने संयुक्त रूप से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जिसमें अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बीएसपी नेताओं के साथ मिलकर घोषणा पत्र जारी किया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी करती है, लेकिन हमारी जितनी भी सरकार बनी, जो कहा वो करके दिखाया। अकाली दल और बीएसपी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वायदे किए हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो बुढ़ापा पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 3100 रुपया किया जाएगा और 5 लाख मकान 5 साल में बनवाएंगे। 10 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस पूरे परिवार को दिया जाएगा। तो ये बड़े वायदे मैनिफेस्टो में किए गए हैं। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਤੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਕਈ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ 1500 ਰੁਪਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਰੁਪਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ 15000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਗਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ 51000 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।